इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एकॉस्टिक्स के चैप्टर नंबर 12 के। ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास जो है ना गालिबन कोई 3 ही स्टूडेंट्स हैं। खैर, तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि इसको यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूँ ताकि बाद में बच्चे पढ़ लें इसको। तो बेटा चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है एकॉस्टिक्स, उसके जो हैं वो सवालात मौजूद हैं। आइए देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 12 जो इस साल में के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 12 का जो सवाल इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, उस सवाल को आप गौर देखिएगा। मेरे सवाल में कहा जा रहा है कि आपके पास जो है वो क्या है। जी, मेरे क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि 200, ठीक है ना, ओके, 200, सॉरी, स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। बेटा एक 2 मीटर की जो है ना लॉन्ग स्ट्रिंग है, रस्सी की लंबाई बताई गई है 2 मीटर, इज हेल्ड फिक्स्ड एट बोथ एंड। और हमने उसको बोथ एंड से जो है वो क्या कर दिया है, बांध दिया है। इफ द शेप ब्लो इज अप्लाइड, इफ अ शार्प ब्लो इज अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग एट इट्स सेंटर। और अब हम क्या कर रहे हैं, रस्सी को उसके सेंटर से जो है वो खींच रहे हैं। हम रस्सी को उसके सेंटर से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। रस्सी को दोनों किनारों पे मैंने बांध दिया। ठीक है ना, रस्सी को जब मैंने दोनों किनारों बांध दिया, अब मैं रस्सी को क्या कर रहा हूँ, सेंटर से ब्लो शार्प ब्लो खींच रहा हूँ नीचे। तो इसमें क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। इफ अ स्ट्रिंग, ये जो रस्सी है आपके पास, ये स्टैंडिंग वेव का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, राइट। तो एक स्ट्रिंग जो 2 मीटर लॉन्ग है उसको हमने फिक्स कर दिया बोथ एंड से। इफ अ शार्प ब्लो इज अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग एट द सेंटर, इट टेक्स 0 इट टेक्स टाइम, आपके पास क्या दिया हुआ है, 0.05 सेकेंड फॉर द पल्स टू ट्रेवल टू बोथ एंड। यानी कि जो वेव है उसका जो पल्स है, जो वेव है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल होती हुई जा रही है। कितने सेकंड में, 0.05 सेकेंड्स में, फॉर द पल्स टू ट्रैवल बोथ एंड्स एंड रिटर्न टू द मिडल, और मिडल में दोबारा वापस आए। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन फ्रॉम द स्ट्रिंग। आपने जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्ट्रिंग की। तो वो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, और क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। तो डेटा में बताइए हम क्या लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई, एल इज इक्वल्स टू। सर कौन से बेटे ये अभी मैं चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहा हूँ आज ना। फिर कल इंशाल्लाह 3 के कराएंगे, चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है बेटा। हाँ, चैप्टर? लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, आपके पास जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 2.0 मीटर। टाइम टेकन, मुझे बताएं कितना टाइम लग रहा है स्ट्रिंग को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हुए वेव को। 0.05 सेकेंड, ये आपके पास टाइम हो गया। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्या थी बेटे, हमें क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्या है, क्या निकालना था हमने। जी, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमें क्या चीज निकालनी है। फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, एफ। ठीक है ना, F1। कौन सी टॉपिक है बेटा, स्टैंडिंग वेव। याद करो स्टैंडिंग वेव चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक था, उसमें हमने जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था ना, 1 लूप 2 लूप वाला जो था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था फिर, F1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 2L। ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मेरे बच्चे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी और लेंथ चाहिए। जबकि आपके पास जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम। अब जो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, इस आपके पास जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसकी लंबाई कितनी बताई गई, लेंथ आपके पास मौजूद है, मुझे बताएं कितनी है, 2.0 मीटर। ठीक है ना। और टाइम जो है वो भी आपके पास गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर F1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F1 फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, हमें सबसे पहले V निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर जो है बेटा स्पीड निकाल लेते हैं, V फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो मुझे बताइएगा कि हम v निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू स्पीड निकालेंगे l अपॉन t से। सो लेंथ हमारे पास जो है वो कितनी मौजूद है, लेंथ इज इक्वल्स टू 2.0 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास जो है जो आपके पास बेटा टाइम जो मौजूद है, बताइए वो कितना है। टाइम मौजूद है आपके पास 0.05। तो ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के मुझे v की वैल्यू बताइएगा, मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई है। जी बेटे, v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा आपके पास 2.0 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, 2.0 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये मेरा आंसर ऑफ, चेक कर लीजिएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना। फाइनली फाइनली अब हम क्या करेंगे बेटे, जब हम ये निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल्स टू v अपॉन 12। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, F1 निकालने के लिए मुझे बताओ v की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 40/2। और जो लेंथ दी हुई है वो आपके पास कितनी दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 2.0, यानी कि F1 इज इक्वल टू 40 और 2 से आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटे। ऐसा ही है ना। तो फिर जब आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो बताएं, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा, तो F1 आपके पास आ जाएगा 10 हर्ट्ज। तो ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है यहाँ तक ये सवाल तमाम बच्चों को। जी बेटा बताइए, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो दूसरा सवाल है ये डॉपलर्स इफेक्ट से लिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डॉपलर इफेक्ट। हाँ, डॉपलर इफेक्ट का बेटा हमारा ये क्वेश्चन है, डॉपलर्स इफेक्ट। अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, सवाल में चलते हैं। मेरे क्वेश्चन में क्या कहा क्या जा रहा है, मेरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास, सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आ सके। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मेरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ ट्रेन साउंडिंग इट्स विजल while passing by a railroad। एक ट्रेन है जो साउंड कर रही है विजल, मतलब एक ट्रेन जो है वो सीटी बजाती हुई जा रही है, ट्रेन की जो आवाज होती है, while passing by a railroad crossing, मतलब एक रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती हुई, क्रॉसिंग करती हुई जा रही है एक ट्रेन, विजल करती हुई। अब यहाँ पर ट्रेन क्या हो जाएगी, साउंड एमिट कर रही है, तो ये सोर्स है। ड्रॉपलेट्स अफेक्ट याद कीजिएगा, ठीक है ना। एन ऑब्जर्वर, सवाल में क्या कहा गया है, एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर एट द क्रॉसिंग, यानी कि वो जो एक ऑब्जर्वर है, यानी कि लिसनर, वो क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ है, उस रेल रोड क्रॉसिंग पे। होता है ना बड़े रोड पे आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर, जैसे अगर आप कराची में ड्रैग रोड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर एक ड्रैग रोड जो शाह फैसल कॉलोनी है उस साइड पर एक फाटक बनी हुई है, वो बंद हो जाती है जब ट्रेन गुजरती है वहाँ से। तो अगर हम वहाँ खड़े हों और ट्रेन गुजरेगी तो ट्रेन जब करीब आएगी तो बताएं साउंड बहुत ज़्यादा, ऑब्जर्वर यानी कि हम वहाँ खड़े होंगे तो हम वो साउंड लिसन करेंगे। मेजर्ड फ्रीक्वेंसी जो वहाँ पर ऑब्जर्वर्ड है वो मेजर करता है, यानी कि लिसन करता है एक फ्रीक्वेंसी को, कितना, 219 हर्ट्ज। 219 हर्ट्ज है वो ऑब्जर्वर जो है, वो ऑब्जर्वर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है फ्रीक्वेंसी। एंड द ट्रेन अप्रोचेस द क्रॉसिंग, जैसी वो ट्रेन उस, वो ट्रेन अप्रोच करने का मतलब है करीब आती है क्रॉसिंग के, तो फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ऑफ 184 हर्ट्ज एज द ट्रेन लीव। ठीक है ना। जब वो ट्रेन उसके करीब आ रही है तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को लिसन कर रहा है 219 हर्ट्ज, 200 आपके पास कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, 219 हर्ट्ज। लेकिन जैसे ही, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन क्या होती है, दूर जाती है, यानी कि जब वो क्रॉस करने के बाद जो है ट्रेन क्या करती है, दूर जाती है। तो मान लें कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना बेटा। ये कोई एक ट्रेन जो है उसके अप्रोचेस हैम हो रही है, करीब आ रही है, ठीक है ना। तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी लिसन कर रहा है, 219 हर्ट्ज जो है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। और जब वही ट्रेन उससे कहाँ जाती है, दूर चली जाती है,
तो वो ऑब्जर्वर उस फ्रीक्वेंसी को मुझे बताइएगा, क्या ऑब्जर्व करेगा? 184 हर्ट्ज। जब वो करीब आ रही है तो 219 हर्ट्ज, यानी कि आपको पता चल गया कि ये कौन सा केस है जिसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के अंदर से साउंड जो है एमिट हो रहा है, तो ट्रेन की स्पीड को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स विजल, यानी कि ट्रेन जो सीटी बजाती हुई, हॉर्न बजाती हुई आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? ट्रेन की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। सो बेसिकली हमें एक क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है किसकी? सोर्स की, वेलोसिटी ऑफ सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये दो चीजें हैं। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से डेटा बना लेते हैं जी। और बेटा सवाल में क्या मौजूद है देख लेते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं, डेटा बनाते हैं जी। ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली? और अप्रोचिंग ट्रेन, जब ट्रेन क्या होती है? अप्रोच कर रही है, मतलब क्या? मतलब करीब आ रही है। अप्रोचिंग ट्रेन, जब ट्रेन जो है ऑब्जर्वर के करीब आ रही है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे देंगे एफ नॉट का। ठीक है ना? बाजों का न्यू नॉट भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं, क्लास में बताया जाता है न्यू नॉट या एफ नॉट, पता देखिए। ठीक है ना? और फिर उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी मुझे बताएं कौन सी है? ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी। और जब वो ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, लीविंग, फॉर लीविंग ट्रेन, जब ट्रेन उस ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, ठीक है ना, तो उसको हम कह देते हैं एफ नॉट डैश। यानी कि ये दो केसेस का जिक्र हो गया, यानी कि सोर्स ऑब्जर्वर के करीब भी आ रही है और ऑब्जर्वर से दूर भी जा रही है। और जब वो सोर्स ट्रेन जब ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, तो आप मुझे बताइएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 184 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ द साउंड क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ साउंड मुझे बताओ। स्पीड ऑफ साउंड भी आपके पास कितना है बेटा? 340 मीटर पर सेकेंड। और सवाल की दो रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। कौन सी दो रिकॉर्ड है बेटा? नंबर वन, द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो ट्रेन है वो कौन है? विजिल करती हुई आ रही है, यानी कि स्पीड ऑफ द आपने क्या निकालनी है? सोर्स। यानी कि अपनी स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन कौन है? ट्रेन सोर्स है, तो उसकी स्पीड को क्या कहेंगे? वी एस। एंड नंबर टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिल ऑफ ट्रेन। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिल ऑफ ट्रेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिल ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बताएं। ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो एक्चुअल होगी। अब ऑब्जर्वर जो है उसको कैसे फील कर रहा है? अगर वो ट्रेन उसके करीब आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वो दूर जाएगा तो कम होगी। ठीक है ना? नाउ मूव जल्दी, कम ऑन। इसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे बताइएगा डॉपलर्स इफेक्ट का केस, ये कौन से केस है? ये है भैया केस नंबर हमारा, जो हमने जैसे पढ़ा है वो केस नंबर 2 है। और उसमें क्या था? डॉपलर इफेक्ट का कौन सा केस है? द सोर्स ऑफ साउंड मूव टूवर्ड्स। ये 2 का ए और 2 का बी, क्योंकि ट्रेन करीब भी आ रही है और दूर भी जा रही है, हमारी क्लास के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ाया। तो बताइए कौन सा केस हो गया ये? व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। सॉरी।
एट फर्स्ट ऑब्जर्वर के करीब ट्रेन आ रही है और फिर दूर चली गई, है ना बेटा? तो आप मुझे बताएं फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला जी, फॉर्मूला था एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इनटू एफ। इक्वेशन वन, ये कौन सा फॉर्मूला है? जब सोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स आ रही है। और मुझे बताएं क्या फॉर्मूला था? एफ नॉट डैश वी अपॉन वी प्लस वी एस, जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रही। डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू। हम इक्वेशन वन को टू से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं देखिएगा। तो एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ डैश इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इन टू एफ। मुझे बताएं डिवाइड का साइन है, ऐसे ही बना सकते हैं, वी अपॉन वी प्लस वी एस और ये बाहर एफ। अब मुझे बताओ इससे क्या होगा? हाँ बेटा बताओ इससे क्या होगा? एफ ओ अपॉन एफ ओ डैश इज इक्वल्स टू, जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वी माइनस वी एस, ये बाहर एफ, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, वी प्लस वी एस ऊपर चला गया और ये वी नीचे आ गया, और ये वी से वी क्या हो जाएगा? आपके पास कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, वी से वी आपके पास क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और मुझे बताइएगा फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे सारे। हाँ भाई बात समझ में आई है आपको? रेसिप्रोकल कर दिया, वो ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। एक चीज़ ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ज़रा सही कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखिएगा एक दफ़ा ज़रा तरीके से लिखते हैं उसको। जी, एक दफ़ा देखिएगा, एफ ओ की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? जी बताइए। वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये एफ है। अच्छा जी, क्या हो रहा है? डिवाइड, ये डिवाइड का साइन। और एफ ओ डैश क्या था? वी अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है जी। और ये अब क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, एफ ओ अपॉन एफ ओ डैश वी अपॉन वी माइनस वी एस। इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जो न्यू में जब डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो डिन्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। और जो ये न्यूमिनेटर है मुझे बताएं ये कहाँ हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वी से वी आपके पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हाँ भाई, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, ऐसा ही है। हाँ जी। और बताइए क्या कैंसिल आउट हो गया आपके पास? ये एफ से एफ भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? एफ ओ की वैल्यू, एफ ओ की वैल्यू कितनी थी? एफ ओ कितना था? एफ ओ 219। एफ ओ कितना था? 219। और एफ ओ डैश कितना था? 184। वी प्लस वी एस, वी की वैल्यू कितनी थी क्लास? 340। वी की वैल्यू आपके पास 340 है। हाँ जी, वी की वैल्यू आपके पास कितनी है? जो बचा है वी, स्पीड ऑफ साउंड, 340 प्लस का वी एस। नीचे आ जाइए जी, बताइए। 340 प्लस वी एस, और नीचे ये क्या बचा? ये भी 340 माइनस का वी एस। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
हाँ जी, अब क्या करेंगे बेटा, 219 को 184 से डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेटर निकालिए। जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.1902 इज इक्वल टू 340 प्लस का वी एस डिवाइडेड बाय 340 माइनस का वी एस। ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, जो बताइए इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1.1902 मल्टीप्लाई बाय 340 माइनस का वी एस इज इक्वल टू 340 प्लस का वी एस। अब क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को 340 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 404.67 प्लस माइनस माइनस, ये 1.1902 वी एस से मल्टीप्लाई होगा 1.1902 वी एस इज इक्वल्स टू राइट साइड पे 340 प्लस का वी एस। अब ये वी एस को एक तरफ कर देते हैं और ये नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो 404.67 माइनस का 340, सही है जी, वी एस, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1.1902 वी एस। ठीक हो गया जी। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे और बताइए, ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.1902 वी एस, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी हैव एन आंसर ऑफ 64.67। अब मुझे बताएंगे टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 64.67 डिवाइडेड बाय 2.1202 इज इक्वल्स टू वी एस। ठीक है जी, और जब हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो बेटा वी हैव एन आंसर ऑफ दिस, तो बस जो आंसर आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो वी एस आ जाएगा आपके पास 29.5 29.52 मीटर पर सेकेंड। ये वी एस निकाल लिया भाई। अगली रिक्वायर्ड बताएं क्या है, अगली रिक्वायर्ड बताएं क्या थी बेटा, इस सवाल की एक और रिक्वायर्ड क्या थी, आपने एक और चीज़ क्या निकालें दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो आप मुझे बताओ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो आप किसी भी फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो, मतलब चाहे आप फॉर्मूले नंबर 1 में रखो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और नंबर 2 में रखो। तो बताइए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है एफ नॉट, इसको एफ भी कह सकते हैं, हमने एफ भी कहा था इसको बहुत। तो आप मुझे बताएं आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। तो हमें ये एफ निकालना है, एफ निकालना है, एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ट्रेन की, जब ट्रेन करीब आ रही थी तो बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 219। स्पीड ऑफ सर साउंड, जी बेटा बोलिए। हाँ ये बोलिए। 2.1902 कैसे आया ये? 29.52 बेटा, इसको इससे डिवाइड करके आया, 64.67 डिवाइड बाई 2.1902, ये कैसे आया, ये कह रही हो तुम बेटा, ये इन दोनों को सॉल्व करके आया दिस वन। यहाँ पे ये कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ देखो ना ये वी एस प्लस, अच्छा अच्छा। इसको प्लस करके, ठीक है ना बेटा। क्लियर है यहाँ तक, सवाल समझ आ रहा है सही आपको, है। ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा, जब ट्रेन की जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थी, ट्रेन जब करीब आ रही थी 219 फ्रीक्वेंसी थी, स्पीड ऑफ साउंड 340 था, ये 340 माइनस आपने वी एस अभी निकाला है, बताएं वी एस की वैल्यू कितनी निकाली है, वी एस की वैल्यू हमने जो निकाली है वो कितनी निकाली है, हाँ ये लिखी भी वी एस की वैल्यू, मैं इसको रब कर रहा हूँ रेजर से। यस बताइएगा क्या निकाली थी बेटा वी एस की वैल्यू। बेटा वी एस की वैल्यू ही रही, सिंपल, क्या लिखेंगे, 340 माइनस 29.52, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 219, ये न्यूमिनेटर में वही 340, अब ये 340 में से इसको माइनस करें 310.5, और ये आ गया एफ।
अब क्या करेंगे बताएं, ये फैक्टर यहाँ डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 219 मल्टीप्लाई बाय 310.5, और ये 340 एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया एफ। और जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो वी हैव एन आंसर 68000 डिवाइड बाई 340 इज इक्वल्स टू एफ। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो बताइएगा एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 200 हर्ट्ज। सो ये आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजल ऑफ द ट्रेन। frequency of the whistle of the train, there's a frequency of the frequency of the whistle of the train। यहाँ तक बात समझ में आ गई है बच्चों? आज के लिए जल्दी बताएं, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। हम्म। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? जूम का टाइम आउट हो रहा है, 45 मिनट्स का था। तो बेटा आज की क्लास में फिलहाल यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह यहीं से आपसे डिस्कशन करता हूँ आगे। एग्जाम्पल्स वगैरह भी कराऊंगा आपको, और चैप्टर नंबर 2 के बाद अब 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक क्लास जो है बेटा इशल आप न्यूमेरिकल की लीजिएगा, एक आपकी जो रेगुलर होती है वो लीजिएगा। बाकी जो हमारे कोचिंग वाले बच्चे हैं उनको कल इंशाल्लाह जो है आगे मजीद न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।